नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रत्येक रोज वीडियो के बीच में मैं आप सभी लोगों से, जितने भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन सभी लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं और उस प्रश्न का मतलब कि जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइबर के द्वारा दिया जाता है और उस प्रश्न का उत्तर मेरे द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और वेरिफिकेशन करने के पश्चात मुझे ये तसल्ली हो जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो सही है। उस व्यक्ति को मैं अगले दिन मतलब कि अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उस प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही साथ उस व्यक्ति का मैं नाम लेता हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो मतलब कि वीडियो मतलब कि अपलोड हुआ था 2 जून का, उस 2 जून वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि पूरे विश्व में सबसे पहला महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया। ध्यान से सोचिएगा, पूरे विश्व में सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा पूरे मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर किसके मतलब कि किस देश में स्टार्ट किया गया था। तो उस देश का नाम है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। और भारत में महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की, तो वो क्या है, बिहार की पवित्र भूमि जिसका नाम है चंपारण। जी हाँ, ये दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एक व्यक्ति और साथ ही साथ उनके मित्र ने भी दिया है। उस व्यक्ति का नाम है चंदन कुमार और उनके मित्र जिनका नाम है उदय कुमार। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को अंत तक देखेंगे और बीच में जो मैं प्रश्न पूछूंगा उस प्रश्न का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलते हैं आज के यानी 3 जून 2021 को कि उसमें क्या प्रश्न होगा और करंट अफेयर से जोड़ते हैं उसको। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अरुण कुमार मिश्र, जी हाँ, अरुण कुमार मिश्र को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है। एट द प्रेजेंट टाइम जो अरुण कुमार है वो किस संस्था के, किस मतलब की बॉडी के उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। ऑप्शन ए UNHRC, ऑप्शन बी NHRC, ऑप्शन सी SHRC, ऑप्शन डी FSSAI। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा NHRC। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जी हाँ, ये मतलब कि भारत की संस्था हुई। उसके बाद ऑप्शन ए है UNHRC, उसमें आप यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। सी जो हो गया वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी राज्य स्तर पर भारत में होता है ये। और जो ये अंतिम 4 जो डी है FSSAI। आप कभी भी कोई भी खाद्य पदार्थ खाते होंगे, मतलब कि कुरकुरे हो गया, चाउमीन हो गया, वो सब जो जितने भी होते हैं उन सभी पॉकेट पे आप देखेंगे ध्यानपूर्वक उस पर FSSAI जो कि यूपीएससी के पीटी में प्रश्न भी आया था 2019-20 में। यहाँ पर FSSAI को मैं फुल फॉर्म बता दूं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसको रिपीट मैं कर दे रहा हूँ, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक संस्था है और इसके माध्यम से जांच किया जाता है और तब उसके बाद पैकेट होता है और हम लोग उस पदार्थ को खाते हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आइसलैंड देश में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए। अभी भारत में मतलब कि आइसलैंड एक देश है, उसमें इंडियन जो एम्बेसडर है, राजदूत है, उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए अरुण सौर, ऑप्शन बी S जयशंकर, ऑप्शन सी घनश्याम कांत, ऑप्शन डी V श्याम। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा V श्याम। जी हाँ, V श्याम को भारतीय राजदूत को आइसलैंड में इनको नियुक्त किया गया, भारतीय राजदूत को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लीगेसी 1924 टू 1966 पुस्तक के लेखक। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लीगेसी 1924 टू 1966 पुस्तक के राइटर कौन है, ऑथर कौन है। ऑप्शन ए विक्रम संपत, ऑप्शन बी विकास स्वरूप, ऑप्शन सी वेंकैया नायडू, ऑप्शन डी मेनका गांधी। आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विक्रम संपत के द्वारा सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लीगेसी 1924 टू 1966 ये जो पुस्तक है, ये बुक है, इसके जो ऑथर है उनका नाम है विक्रम संपत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक्सरे ऑन व्हीकल्स, जी हाँ, एक्सरे ऑन व्हीकल्स कहां प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओडिशा का एक क्षेत्र है जिसका नाम है कटक, जहां पर आप जानते होंगे जो हमारे मतलब कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी वहां तक उसी से रिलेटेड है। तो ये मतलब कि योजना को स्टार्ट किया गया है और उस स्टेट का क्या नाम है, ओडिशा। और कहा ओडिशा में किस स्थान पर, जिसका नाम है कटक। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो उड़ीसा था वो बिहार में सबसे पहले था, जब बंगाल से अलग हुआ था बिहार 1912 में, 22 मार्च 1912 में। और फिर उड़ीसा बिहार से कब हुआ, तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे को एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे तो मैं बीच में प्रश्न पूछूंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। IFFSCO ने किसानों के लिए 1 बोरी यूरिया खाद की जगह आधे लीटर की कौन सी पदार्थ देगा।
IFFCO ने किसानों के लिए 1 बोरी यूरिया खाद की जगह आधे लीटर की कौन सी पदार्थ देगा? ऑप्शन ए नैनो यूरिया, ऑप्शन बी नीम यूरिया, ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नैनो यूरिया। जी हाँ, नैनो यूरिया जो कि एक मतलब कि एक बोतल होगा और उस बोतल में आधा लीटर होगा और आपको 1 बोरी खाद यूरिया की जगह और क्या मिलेगा? आपको आधा लीटर नैनो यूरिया मिलेगा। इसके माध्यम से क्या होगा? जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो बरकरार रहेगी, किसानों की आमदनी भी होगी और साथ ही साथ उर्वरक खेती की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। IIT रोपण ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपण ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस, स्वदेशी कहने का मतलब ये हुआ कि जो देश में बनाई गई हो। ऑप्शन ए टैग, ऑप्शन बी एमबी टैग, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एमबी टैग। जी हाँ, एमबी टैग जो कि पहली स्वदेशी डिवाइस है ये भारत की, और इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है कि आगे चलकर हम इसको देखें। मैं मतलब कि तेजी के कारण मैं पांचवा प्रश्न यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पांचवा प्रश्न ये कि तमिलनाडु ने कोविड-19 महामारी में मंदिर के पुजारी के लिए क्या घोषणा की? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, तमिलनाडु ने कोविड-19 महामारी में मंदिर के पुजारी के लिए क्या घोषणा की? ऑप्शन ए 10 किलो चावल, ऑप्शन बी सूखे राशन 15 किस्म का, ऑप्शन सी 4000 रुपए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए उपयुक्त सभी। जी हाँ, मंदिर के जो पुजारी हैं उन सभी लोगों को 10 किलो चावल मिलेगा, 15 किस्म का सूखा राशन मिलेगा उन लोगों को दिया जाएगा और 4000 रुपया भी उनको मिलेगा। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। मेरा ये प्रश्न छूट गया था पांचवा। चलते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ। सौर विद्युतीकरण कार्यक्रम कहां शुरू हुआ? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा गोवा। जी हाँ, गोवा। मैं गोवा से संबंधित एक बात बता दूं कि 2011 जनगणना के अनुसार अभी वर्तमान समय में जो जनगणना है 2021 वो मतलब कि रुका हुआ है, कभी उसका काम स्लोली चल रहा है और गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपने देखा है गोवा को मैं यदि क्षेत्रफल के आधार से देखूं तो 2011 जनगणना के अनुसार गोवा जो है वो राज्य की दृष्टि से, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता होगा कि राजस्थान सबसे बड़ा है। एक और मैं जानकारी बता दूं कि भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है गोवा जहां पर आर्टिकल 44 यानी जिसको हम लोग बोलते हैं समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड कहें या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहें, यहाँ पर इसी राज्य में लागू है। कभी कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 पर इसमें मैं डिस्कशन कभी आगे चलकर कर दूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आज का हमारा अगला प्रश्न है 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना। जी हाँ, जो तेलंगाना था वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ जो था वो एमपी से कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद आप देखेंगे जो उत्तराखंड है वो यूपी से कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड जो था वो बिहार से अलग हुआ कितना? 15 नवंबर 2000 को। यानी 2000 में 3 स्टेट अलग हुए और तेलंगाना जो था वो आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ। इसीलिए 2 जून को तेलंगाना को मतलब कि स्थापना दिवस अपना मनाता है। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने दिया है कि जो किसी भी राज्य से राज्य अलग होता है, जैसे बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इस संविधान के 3रे अनुच्छेद यानी संविधान का अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है कि किसी राज्य को अलग किया जा सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वैश्विक माता पिता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 2 जून, ऑप्शन डी 21 जून। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 जून। जी हाँ, 1 जून को विश्व दूध दिवस आपको जानकारी होगा और उसके बाद 5 जून को पर्यावरण दिवस, 2 जून को मैंने अभी डिस्कशन किया, 2 जून को तेलंगाना दिवस और जो 21 जून है वो योगा दिवस। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा रिव्यू के लिए अन्य लोगों के पास आप शेयर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा मतलब कि प्रत्येक दिन प्रश्न रहता है और वीडियो के बीच में ये प्रश्न रहता है, तो मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब उन्होंने भारत में किस व्यक्ति को रक्षा मंत्री नियुक्त किया था? फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं
कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में प्रधानमंत्री का पद जैसे उन्होंने मतलब कि शपथ लिया, उस समय भारत का रक्षा मंत्री उन्होंने किसको नियुक्त किया? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, पहला। दूसरा मेरा प्रश्न इससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो दो जगह अपने पद को धारण किया रहता है, एक उपराष्ट्रपति पद पर और एक राज्यसभा के सभापति के पद पर। तो ये बताइए कि क्या उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के लिए भी वेतन मिलता है या राज्यसभा के सभापति के लिए वेतन, या दोनों के लिए वेतन मिलता है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, केनरा बैंक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी एस.के. मजुमदार, ऑप्शन सी के अर्णव, ऑप्शन डी संपत मुकेश। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा एस.के. मजुमदार। जी हाँ, एस.के. मजुमदार को केनरा बैंक का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जिसको हम लोग शॉर्ट कोर्स में बोल सकते हैं CFO। चलते अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला 12वां प्रश्न है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संस्था ने तंबाकू नियंत्रण के लिए सम्मानित किया? ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी UNO, ऑप्शन सी नाटो, ऑप्शन डी WHO। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा WHO। जैसे कि WHO को मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर जो UNO है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो WTO है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो नाटो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री जी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क इज पास अवे, यानी वो क्या हो गए हैं, गुजर गए हैं। तो डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री गुजर चुके हैं, उनका निधन हो चुका है। ऑप्शन ए माइकोटा, ऑप्शन बी माइकल वेट, ऑप्शन सी जॉनसन और ऑप्शन डी पॉप अस्लूटर। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पॉप अस्लूटर। जी हाँ, पॉप जो अस्लूटर हैं वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पुस्तक का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। किस क्रिकेटर द्वारा लिखित पुस्तक है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी रवि शास्त्री, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रवि शास्त्री। जी हाँ, रवि शास्त्री के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है 3 जून 2021 का, यूनाइटेड नेशन द्वारा इथियोपिया जो कि एक कंट्री का नाम है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा इथियोपिया देश के किस क्षेत्र में अकाल की घोषणा की? यूनाइटेड नेशन द्वारा ऑप्शन ए टिगेर क्षेत्र, ऑप्शन बी उबेर क्षेत्र, ऑप्शन सी ए तथा बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा टिगेर क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जन्म दर में गिरावट के कारण किस देश ने दंपतियों, जन्म दर जो होता है बर्थ रेट होता है और डेथ रेट होता है, तो बर्थ रेट में जन्म दर में गिरावट के कारण किस देश ने दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी UK, ऑप्शन डी चीन। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा चीन। जी हाँ, हाल ही में चीन की जो जनगणना है उस जनगणना के अनुसार ये पाया गया कि जो चीन है उसकी जो जनसंख्या है उसके जन्म दर में गिरावट आ रही है। उससे पूर्व जो चीन है वो भारत का नंबर 1 मतलब कि जनसंख्या के दृष्टि से नंबर 1 राज्य देश है और दूसरा स्थान भारत का आता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में जनगणना जो रिपोर्ट आई हुई है चीन की, उस चीन की जनगणना रिपोर्ट में यह पाया गया कि वहां का जो जन्म दर है उसमें तीव्र गिरावट महसूस की गई है, प्राप्त की गई है। उस तीव्र गिरावट को मतलब कि दूर करने के लिए और जन्म दर में वृद्धि करने के लिए वहां की जो सरकार है उस सरकार ने ये घोषणा किया है कि एक जो दंपति है वो 3 बच्चा पैदा कर सकता है। इससे पहले जो ये सिस्टम था वो मात्र 1 चाइल्ड मतलब कि 1 पॉलिसी थी, इसको लेकर थी, लेकिन वर्तमान समय में, और इस देश का क्या नाम है, चीन। चलते हैं आप लोग अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, कोविड मृत्यु दर के लिए जम्मू कश्मीर ने किस योजना की शुरुआत की? कोविड मृत्यु दर के लिए जम्मू कश्मीर ने किस योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए विशेष सहायता योजना, ऑप्शन बी सहायक योजना, ऑप्शन सी मदद योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विशेष सहायता योजना।
जी हाँ, जम्मू कश्मीर, जैसे कि आपको जानकारी होगा कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का 29वां राज्य हुआ करता था। लेकिन जम्मू कश्मीर 29वां राज्य से मतलब कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। जो जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख है, ये वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है और वहां पर मतलब कि अलग अलग अब सरकार को बनना, उपराज्यपाल के वहां पर नियुक्ति कर दी गई है। जैसा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित एक और मैं बात बता दूं, अक्सर रेलवे हुआ, दुर्गा हुआ, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि जो केसर होता है उत्पादन कहाँ होता है, वो तो जम्मू एंड कश्मीर में ही होता है। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से एक और मैं बात बता दूं कि कुछ ही दिनों में मैं अलग अलग टॉपिक पर, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हो, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड हो, कोई भी इशू पर, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, उन सभी इशू को लेकर आप सभी लोगों के सामने में मतलब कि एक करंट अफेयर तो अप टू डेट रहेगा, उस पर एक अपना जो ओपिनियन होगा उसको मैं करूंगा। और इस चैनल को 3 कैटेगरी में लोग देख सकते हैं। बच्चे देख सकते हैं एक नॉलेज की दृष्टि से, बुजुर्ग देख सकते हैं जो कि डिस्कशन की दृष्टि से, और जो नवजुवक है जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको अपने पेटी मेंस और एक ओपिनियन को इंटरव्यू में लेकर इसको देख सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं इसके लिए, तो आप सभी को राम राम।